दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े राजा को भी फकीरों की तरह घुटने पे ला देती है। कहने को तो देश का सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जिसके सामने प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ा है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे थे, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। अब ये सब कैसे हुआ और किस तरह एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र पर अपनी हुकूमत बनाई, इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही थी। रोजगार के बेहतर विकल्प लोगों के लिए आ रहे थे, लेकिन वहां मौजूद कंपनियों में जो बड़े बड़े पद थे उन पर गुजरातियों, दक्षिण भारतीयों और बिहारी लोगों को ही जगह मिलते थे। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को कोई पूछता तक नहीं था, क्योंकि योग्यता के हिसाब से मराठों को या तो छोटे पद पे नौकरी दी जाती थी या फिर उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया जाता था। जब पानी सिर के ऊपर चढ़ गया तो लोगों की भीड़ से निकलकर एक मराठा बाहर आया और पतले दुबले से दिखने वाले आदमी ने एक एक मराठी के अंदर विरोध की ऐसी आग पैदा कर दी कि उसके बाद महाराष्ट्र की पूरी कहानी ही बदल गई। पहले तो इन लोगों ने बातचीत करके मामले को अपने हित में करने की कोशिश की, लेकिन जब चीजें हाथ से निकलने लगी तो इन मराठी लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के हर उस ऑफिस, दुकान और कंपनी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी जहां पर दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों का कब्जा था। अब महाराष्ट्र में रहने वाले लाखों मराठी लोग उस पतले से दिखने वाले आदमी के पीछे फौज की तरह खड़े हो गए। नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के होश उड़ गए, क्योंकि मंत्रियों की रैली में जितने लोग नहीं होते थे उससे कहीं ज्यादा लोग मराठा लोगों के सीने में विरोध की आग पैदा करने वाले उस शख्स के पीछे खड़े थे, जिसने मराठी लोगों को आशा की एक नई किरण दी थी। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे थे। पूरे महाराष्ट्र के ऊपर करीब 50 सालों तक शासन करने वाले बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है, और किसी के नाम के आगे शेर यूं ही नहीं लगता। बिना चुनाव लड़े, बिना मुख्यमंत्री बने बाला साहब ठाकरे ने वो करके दिखाया था जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। करोड़ों लोगों के समर्थन के साथ ये महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए, और इनके अंदर इतनी पावर थी कि केंद्र सरकार के बड़े से बड़े नेता भी इनके आगे सिर झुकाते थे। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था और उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। पुणे में जन्मे बाल केशव ठाकरे एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था, जो बिल्कुल साधारण से आदमी थे। लेकिन इनके पिता हमेशा से ही मराठी लोगों के हित के लिए खड़े होते थे। जहां से भी किसी मराठी को तकलीफ होती है वो इनके पिता के पास पहुंच जाते थे। और अपने पिता की इसी छत्र छाया में पले बड़े बाला साहब ठाकरे को भी अपने मराठी भाई बहनों की चिंता सताने लगी, और अपने पिता की तरह ये भी चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को सम्मान और अधिकार मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाला साहब ठाकरे को कार्टून कैरेक्टर्स बनाने का बड़ा शौक था, और देखते ही देखते ये एक मशहूर कार्टूनिस्ट बन गए। जब इनके पिता ने अपने बेटे की इस कला को देखा तो उन्होंने इसी क्षेत्र में बाला साहब ठाकरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इनके कार्टून इतने बढ़िया होते थे कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी छपने लगे, लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां पर हमेशा इन्हें सरकार के खिलाफ कार्टून न बनाने का दबाव डाला जाता था। जब दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो इनके दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया कि सबसे पहले तो ये अपने कार्टून किसी भी अखबार में नहीं छपने देंगे, और फिर इन्होंने अपने भाई श्रीकांत के साथ मिलकर अपनी एक साप्ताहिक कार्टून मैगजीन मार्मिक शुरू की। इस मैगजीन में छपने वाला हर कार्टून मराठियों के हित में होता था। ये हमेशा कार्टून का विषय ऐसा चुनते थे जो इनडायरेक्टली मराठी लोगों को सपोर्ट करे, इसलिए इनके कार्टून काफी कंट्रोवर्शियल होते थे, जहां ये इस बात को दर्शाने की कोशिश करते थे कि कैसे महाराष्ट्र की ही धरती में मराठी लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से अपने ही राज्य में रहने वाले लोगों के लिए काम मिलना मुश्किल हो गया है और लगातार मराठी लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। बाला साहब किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं थे। उनका मकसद मराठी लोगों को ऊपर लाना था, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसलिए इन्होंने अपने कार्टून के जरिए मराठी लोगों के अंदर अपने हक के लिए खड़े होने की आग पैदा करनी शुरू कर दी। ऐसा करते करते 6 साल बीत गए, लेकिन ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं आया। जिसके बाद बाला साहब ठाकरे को यह समझ में आ गया था कि केवल कार्टून बनाकर लोगों को उत्साहित नहीं किया जा सकता। इसलिए 19 जून 1966 की तारीख को बाला साहब ठाकरे ने अपने कुछ साथियों की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, जिसका नाम उन्होंने शिवसेना रखा। ये वही शिवसेना है जो इस समय महाराष्ट्र में अपनी सत्ता चला रही है। उस समय बाला साहब ने जिस शिवसेना को खड़ा किया था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाए। जब इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो मराठी लोगों को समझ में आ गया कि अब उनके दिन पलटने वाले हैं, और इसी चीज को देखते हुए शिवसेना को मराठा लोगों का समर्थन मिलने लगा। बाला साहब ठाकरे उन लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे जो उनके बारे में सोच रहे थे। यही सब कारण थे कि महाराष्ट्र में रहने वाला एक एक मराठी इनके सपोर्ट में खड़ा हो गया, और देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा शिवसेना के कार्यालय तैयार किए गए। और साल 1966 में जब इनकी पहली रैली निकली तो इनके साथ लाखों लोगों का हुजूम चल रहा था। महाराष्ट्र में ये वो दौर था जब गुजरात और दक्षिण भारत से आने वाले लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पद मिलते थे, जिसकी वजह से मराठी लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके कम होते चले जा रहे थे।
उनको केवल काम करने के लिए छोटी छोटी नौकरियां ही मिल रही थी। आज तक किसी भी राज्य के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि उस राज्य के अपने लोगों को इतनी हीन भावना के साथ देखा जाए। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजधानी के साथ साथ उसके आसपास जुड़े शहर बहुत ही ज्यादा विकास कर रहे थे और लोग भी इन शहरों की तरफ भागे दौड़े चले आ रहे थे। लेकिन इन शहरों में सालों से रहने वाले यहाँ के निवासियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। इसलिए बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले दक्षिण भारतीयों और गुजराती लोगों को अपने निशाने पे लिया। बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे भी करके महाराष्ट्र में रहने वाले मराठा लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाए, फिर चाहे उसके लिए उन्हें बातचीत करके मामले को अपने हित में करना हो या फिर लात घूंसे चलाने पड़े। और लोकतंत्र में उन्हें ऐसा करने की गुंजाइश भी मिले। और इन्हीं सब के चलते धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया और कई सारी दुकानों और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ शुरू हो गए। जहाँ कहीं भी मराठी लोगों के साथ इनके हिसाब से कुछ गलत होता था, वहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता तुरंत पहुंच जाते थे। इनके इन करतूतों की वजह से शिवसेना दल पर मराठी लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी परेशानी और समस्या लेकर शिवसेना के कार्यालय के बाहर खड़े होने लग गए। ऐसे में तथाकथित अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में शिवसेना के लोग पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ मचाने लगे। शिवसेना में इतने ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित हो गए थे कि पुलिस क्या, पूरा का पूरा प्रशासन ही इन्हें रोकने में असमर्थ था। हालात तो और भी बुरी तरीके से बिगड़ते उससे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। सरकार को यह समझ आ गया कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बाला साहब ठाकरे के सामने हाथ जोड़ने में ही अपनी भलाई समझी और उनसे ये निवेदन किया कि कैसे भी करके महाराष्ट्र को बदले की आग में डूबने से बचा लो। सरकार के इस निवेदन को बाला साहब ठाकरे ने कबूल किया और फिर उनके एक इशारे पे ये सभी दंगे रुक गए। वो दंगे जिन दंगों को रोकने के लिए पूरी महाराष्ट्र पुलिस के पसीने निकल गए, लेकिन मामला फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पे पूरा माहौल शांत हो गया था। आपको बता दें, ये वही दौर था जब राम जन्मभूमि के ऊपर बने बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और उस वक्त बाला साहब ठाकरे पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि मस्जिद को गिराने के पीछे शिवसेना का हाथ शामिल है। अब कोई और होता तो वो अपने ऊपर लगे इन इल्जामों को सिरे से खारिज कर देता, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कहा अगर ये काम शिवसेना के लोगों ने किया है तो मुझे उनके ऊपर गर्व है। इस बीच कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिस वजह से बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार भी करना पड़ा था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के लोग अपना आपा खोकर जो उत्पात मचाते थे उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते थे और न चाहते हुए भी बाला साहब ठाकरे को छोड़ना पड़ता था। ये दौर 1990 का चल रहा था जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये धमकी दी कि अमरनाथ की यात्रा में जो भी शख्स जाएगा वो जिंदा लौटकर नहीं आएगा। पूरा देश तो पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस धमकी से डर गया, लेकिन बाला साहब ठाकरे का दिमाग तो अलग ही तरह से चलता था और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हज के लिए भारत से जितनी भी फ्लाइट जाती है 90% प्लेन्स मुंबई से टेक ऑफ करते हैं। हम देखेंगे कि किस में इतना दम है कि एक भी आदमी यहाँ से हज के लिए निकल पाए। बाला साहब ठाकरे को पता था कि धमकी का जवाब धमकी से ही देना है, तभी तो उनके जवाब का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई और हर कोई बड़ी सुरक्षा पूर्वक इस यात्रा को पूरा भी कर पाया। वाकई में दोस्तों, अपने लोगों के लिए किस तरह एक इंसान को खड़ा होना चाहिए, इसका उदाहरण बाला साहब ठाकरे की पूरी जिंदगी देते हैं, जो जिंदगी भर मराठी लोगों के हित के लिए खड़े रहे। लेकिन अंत में 17 नवंबर साल 2012 का वो दिन है जब पूरे महाराष्ट्र की काया पलटने वाले बाला साहब ठाकरे ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ले ली और इनकी मौत पर कभी न रुकने वाला मुंबई पूरी तरह से शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अकेले ही एक पूरे राज्य को बदल कर रख दिया। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।